हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर एंगल कर्व एंड ट्रांसफ़र रिएक्टेंस। एक्चुअली ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ये पावर एंगल कर्व और ये सब पढ़ने के लिए कि इससे ये पावर एंगल कर्व डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे पावर को एंगल डेल्टा से। डेल्टा एंगल एंगुलर स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। डेल्टा एंगल जो रोटर का एंगल है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस एंगल तक हम लोग वेरी करें अपनी पावर को, ताकि हम लोग स्टेबल कंडीशन में रहें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पावर एंगल कर्व एंड ट्रांसफ़र रिएक्टेंस। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था। ये सिस्टम क्या है, एक जनरेटर इज़ कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बेस। इसमें जो जनरेटर है यहाँ पे, ये वाला जनरेटर, ये एक जनरेटर नहीं है, हमने सारे जनरेटर्स को ऐड करके एक जनरेटर कंसीडर किया है। और इन सारे जनरेटर ये एक कोहेरेंट ग्रुप फॉर्म करते हैं, मतलब कि इसमें से कोई एक अनस्टेबल नहीं होगा। इन सबकी ऑलमोस्ट इनर्शिया कांस्टेंट वगैरह सब सेम है। ठीक है, तो ये एक हाई इनर्शिया सिस्टम क्रिएट करते हैं और ये कनेक्टेड है इनफाइनाइट बस से। इनफाइनाइट बस मतलब मेरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। ये ई है जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ये ईएमएफ एट एन एंगल ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इनफाइनाइट बस पे वो है वी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री का रेफरेंस। ओके, तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, जो इस फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है। ये एक सर्किट है पावर सिस्टम का, जिसमें जनरेटर इज़ कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस और ये जो इम्पिडेंस है एक्स टी, ये जनरेटर की इम्पिडेंस है। ओके, अब हम करंट केवीएल लगा के करंट अगर निकाले तो I इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाई द इम्पिडेंस। ठीक है, ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाई जे ऑफ एक्स टी। ओके, अब मैंने क्या किया, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जे का मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा मेरे पास, ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा माइनस वी एट एन एंगल ऑफ 0 इंटू जे डिवाइडेड बाई जे स्क्वायर ऑफ एक्स टी। जे स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो बचा वो बचा जे एट एन एंगल ऑफ वी, जे वी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री माइनस जे ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, ये जो जे है ये 90 डिग्री होता है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के टर्म्स में। तो वी ये हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी वी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा प्लस 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफ़र होती है इनफाइनाइट बस में, वो होती है वी आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों से पूछा था कि आई कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। इसमें जो एंगल होता है उसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी तो मेरी इनफाइनाइट बस की का वोल्टेज है और आई मैंने यहाँ से इस वाली इक्वेशन से लिया है। तो जो एस आया वो आया वी इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई वी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस ई एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स टी। ठीक है, तो जो बचा वो है, यहाँ पे एक्चुअली ई की टर्म नहीं होगी, ये ई की टर्म एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक लिख दी गई है। ठीक है, तो जो बचा वो आया वी स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री माइनस ई वी एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स टी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -90 डिग्री को मैंने बाहर ले लिया इमेजनरी फॉर्म में, तो ये हो गया माइनस जे वी स्क्वायर माइनस ई वी। ये जो एंगल टोटल एंगल है इसको मैंने ओपन कर लिया, तो जो रियल पार्ट होगा वो हो जाएगा कॉस डेल्टा प्लस 90 डिग्री माइनस जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा साइन डेल्टा प्लस 90 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाई एक्स डी। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, तो माइनस जे वी स्क्वायर माइनस ई वी माइनस साइन डेल्टा माइनस जे कॉस डेल्टा, ये जो 90 का टर्म है इसको भी हमने फर्दर सॉल्व किया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट की टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे। और जो एस होता है, जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है, दैट इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू। ठीक है, इतना तो पता ही होगा।
ये होता है एक्टिव पावर, ये होता है रिएक्टिव पावर। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग इक्वेट करेंगे तो जो मेरी रियल पावर आएगी पी आ गया ई वी बाई एक्स टी इंटू साइन डेल्टा, और क्यू आ गया वी स्क्वायर बाई एक्स टी माइनस ई वी अपॉन एक्स टी इंटू कॉस डेल्टा। तो ये एक्चुअली हम लोगों को यहाँ से ये देखना होता है कि P किस पे डिपेंडेंट है और Q किस पे डिपेंडेंट है। ओके, अब पहले देखते हैं कि अगर मान लो मेरा वोल्टेज लेवल सेम है, ठीक है, E जो मेरा जनरेटर का वोल्टेज है वो इक्वल है मेरे लोड के वोल्टेज दैट इज़ V के। अगर मैंने दोनों को इक्वल रख दिया और डेल्टा नियर बाई ज़ीरो ले लिया, ठीक है, तो कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ई को वी ले लिया तो ये भी वी स्क्वायर बाई एक्स टी हो जाएगा, पूरी टर्म जीरो, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू किस पे डिपेंड करता है, क्यू डिपेंड करता है मेरे वोल्टेज डिफरेंस पे, ठीक है। जो अगर मेरा वोल्टेज डिफरेंस थोड़ा भी है जनरेटर से लोड में, ठीक है, अगर ई और वी में थोड़ा भी डिफरेंस है तो मेरा रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा। सिमिलरली हम देख लेते हैं एक्टिव पावर किस पे फ्लो डिपेंड करता है, एक्टिव पावर डिपेंड करता है डेल्टा पे। ओके, बाकी टर्म्स पे भी डिपेंडेंट करता है, उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। अगर डेल्टा ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरे एक्टिव पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो डेल्टा पे एक्टिव पावर डिपेंड करता है और रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो इसलिए ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है और रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक और चीज़ है, अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे ये कंसीडर किया था, ये जो डायग्राम था इसमें ये कंसीडर किया था कि जनरेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बेस, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस अभी तक कंसीडर नहीं की थी, ठीक है। देखते हैं कि अगर इम्पिडेंस कंसीडर करेंगे तो पावर की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो इम्पिडेंस कंसीडर किया हमने, तो ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा और एक्स डी तो इसकी जनरेटर की इम्पिडेंस है। यहाँ पे जो इम्पिडेंस है इसकी ट्रांसमिशन लाइन की वो है जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, जिसमें आर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो इन्फिनाइट बस का वोल्टेज है वो है वी। तो ये जो पावर की इक्वेशन जो हम लोगों ने ऊपर डराइव की थी वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, इसमें एक्स जो अभी तक सिर्फ एक्स डी था, तो एक्स डी प्लस एक्स इन एक्स इन जो है वो रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का, द रिएक्टेंस दैट अपीयर बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड टर्मिनल। अब देखते हैं कि अगर जैसे मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो किस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किस तरीके से एक्स इन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये एक टी मॉडल लिया है ट्रांसमिशन लाइन का, टी मॉडल है, यहाँ ये मान लो सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक वोल्टेज जा रही है, लेकिन बीच में ग्राउंड भी है। तो अब इसमें से मैं कौन सा रिएक्टेंस है जो मैं एक्स इन कंसीडर करूँ, ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी मॉडल है इसको हम लोग पाई में चेंज करेंगे, मतलब कि डेल्टा में चेंज करेंगे। इसको स्टार कंसीडर कर लो, ये स्टार का मिड पॉइंट है, इसको हम लोग डेल्टा में चेंज करेंगे। तो डेल्टा में यहाँ एक टर्म आ जाएगी, दूसरी टर्म यहाँ आएगी, तीसरी टर्म यहाँ आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 1 और 2 के बीच में जो इम्पिडेंस आएगी वो इम्पिडेंस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला हम लोगों को फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो ये पूरा रिवाइज कर लेना, ओके। तो यहाँ से जो बीच की टर्म आएगी वो हम लोग कंसीडर करेंगे उस एक्स इन में, ठीक है। तो जनरली जो पैरामीटर्स आते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन जो दी हुई होती है वो टी मॉडल में दी हुई होती है, ठीक है। तो हम लोगों को उसको पहले स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है और डेल्टा का ये वाला पोर्शन जो होगा वो हम लोग रिएक्टेंस में लेंगे। कौन से रिएक्टेंस में, ये जो एक्स इन की जगह रिएक्टेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, एट x इज इक्वल टू √3r मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, आप लोगों को इसका प्रूफ देना है, ओके। प्रूफ सबमिट करना है आप लोगों को। आप लोग गूगल सर्च कीजिए या बुक्स देखिए, सर्च कीजिए, ये आपको पूरी एक डेरिवेशन मिलेगी कि कैसे किस तरीके से x इज इक्वल टू √3r में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पावर ट्रांसफ़र हो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे वो मैक्सिमम हो। तो अगर मैं अपने पैरामीटर्स को इस हिसाब से डिज़ाइन करके, अगर पॉसिबल है
तो मैं इस हिसाब से पैरामीटर्स को डिज़ाइन करूँ कि मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो ये आप लोग प्रूफ देखिएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग कंस्ट्रेंट रखते हैं कि x = √3r(i), ठीक है। ये आप कीजिएगा और इसका प्रूफ एज एन असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो मेन चीज़ जो अभी हम लोगों ने देखी कि पावर एंगल कर्व होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने ये इक्वेशन डराइव कर ली थी कि एक्टिव पावर जो है वो EV/x इंटू साइन डेल्टा है। अब साइन डेल्टा है तो साइन का कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। हाफ कर्व को मैंने कंसीडर किया, अभी नेगेटिव हाफ में हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव हाफ में ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस हमने एक हाफ साइकिल कंसीडर किया। हाफ साइकिल में डेल्टा की वेरिएशन देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ये डेल्टा की वेरिएशन में कितना वेरिएशन हो रहा है मेरे एक्टिव पावर का, ओके। अब इसमें ये टर्म जो है EV/x, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये तो वेरी कर नहीं रही है। तो EV/x जो होगी ये हो गई स्टडी स्टेट पावर लिमिट, ठीक है। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पावर लिमिट हमें बतानी होती है कि हम लोगों की स्टेबिलिटी लूज होने से पहले कितना मैक्सिमम पावर फ्लो कर सकता है। तो वो होता है EV/x इज स्टडी स्टेट पावर लिमिट, ओके। इसमें x क्या है, ट्रांसफर रिएक्टेंस। अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस ले रहे हैं तो x जो होगा वो रिएक्टेंस होगा जनरेटर का रिएक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ठीक है। अब जैसा कि इस कर्व में मेंशन है, इस कर्व में हमें इसकी अब स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हमने ये कर्व कंसीडर किया। इसमें जो ये मैक्सिमम पी दिख रहा है, जो पीक है, ये है मैक्सिमम मैकेनिकल पावर, ठीक है। और ये एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट शो हो रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर है और ये है एट एन एंगल ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है। ये जो कर्व है वो है इलेक्ट्रिकल पावर का, P = PM साइन डेल्टा, ठीक है। जो हमने इक्वेशन निकाली थी ऊपर से P = EV/x इंटू साइन डेल्टा, उसमें EV/x PM ले लिया हमने मैकेनिकल पावर, दैट विल बी इक्वल टू P = PM इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा वेरी कर रहा है मेरा कॉन्स्टेंटली। अब देखो, अब हम इसमें 2-3 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। जैसे रेफरेंस फ्रॉम अबव पावर एंगल कर्व हम लोग निकालते हैं dP/d डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। कब ये ग्रेटर देन 0 होगा, जब डेल्टा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में ये पॉजिटिव होगा, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ओके। नेक्स्ट है व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90, तो ये टर्म है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो पता ही होगा, मैक्सिमम जब भी हम किसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं तो हम लोग ऐसी टर्म देखते हैं कि जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाए, तो वो ये वाली टर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है dP/d डेल्टा, मतलब P का डेल्टा के साथ डिफ्रेंसिएशन वो नेगेटिव हो जाएगा, किस रीजन में, इस रीजन में। ये आई थिंक क्लियर होगा, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ओके। अब हम क्या कहते हैं, व्हेन डेल्टा इंक्रीजेस, P इंक्रीज करेगा, ठीक है, साइन की टर्म है, ओके। व्हेन डेल्टा क्रॉस 90 डिग्री एनी फर्दर इंक्रीज इन मैकेनिकल इनपुट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। वो इससे हम देख सकते हैं कि जब भी हम अगर मैकेनिकल इनपुट बढ़ा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो मिल रहा है हमें वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो मैक्सिमम इनपुट कहाँ तक बढ़ेगा, PM तक ही बढ़ेगा। PM जहाँ पे ऊपर है वहाँ तक ही बढ़ेगा, उसके अलावा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देख सकती हूँ कि सिर्फ यहाँ तक अगर मैं अपना डेल्टा बढ़ा रही हूँ तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर ज़्यादा मैंने PM को बढ़ाया तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो जो ये dP/d डेल्टा की टर्म है, इसको हम सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट कहते हैं। ये कहलाती है स्टिफनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज इक्वल टू PM cos डेल्टा, क्योंकि P क्या है, PM साइन डेल्टा है, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो P आएगा वो PM cos डेल्टा, साइन डेल्टा का डिफ्रेंशिएशन cos डेल्टा होता है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ऊपर से इन्फ्रेंस निकाला वो देख लेते हैं एक बार। व्हेन डेल्टा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इंक्रीजेज एंड फॉर डेल्टा अबव 90 डिग्री द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिक्रीजेज। ये सही है,
If a mechanical input is further increased, then rotor angle delta is equal to 90 degrees. Say the extra mechanical input stored in kinetic energy in the rotor start accelerate and delta increases. The increase in delta reduces electrical power. This gives further acceleration and increase in delta. Finally, the system will reach the point where P is equal to 0. ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने डेल्टा इंक्रीज़ किया. ठीक है, तो डेल्टा मैक्सिमम 90 डिग्री है जब तक हमारा मैकेनिकल पावर इंक्रीज़ कर रहा है. उसके बाद एक्स्ट्रा मैकेनिकल पावर जो स्टोर्ड होगी काइनेटिक एनर्जी में वो क्या करेगी, रोटर को एक्सिलरेट करती रहेगी और डेल्टा इंक्रीज़ होता रहेगा. ठीक है, द इंक्रीज इन डेल्टा रिड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट. यहाँ पे इसके बाद भी अगर एक्चुअली होता क्या है कि जो रोटर का इनर्शिया होता है तो इनर्शिया में ही काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है. तो डेल्टा हमने मैकेनिकल इनपुट बढ़ाया तो यहाँ तक तो डेल्टा इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, इसके और आगे बढ़ाया तो मान लो यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, डेल्टा यहाँ तक मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच गया. अब क्या होगा, अब अगर हम चाहते हैं, अगर हमने मैकेनिकल इनपुट कांस्टेंट भी कर दिया तो क्या होगा, जो रोटर का इनर्शिया है उसकी वजह से मोटर वो इनर्शिया सडनली तो कम हो नहीं सकती है. ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन होता रहेगा. तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है वो इस रीजन में लाई करने लगेगा. अब इस रीजन में लाई करने लगेगा तो क्या होगा, इस रीजन में तो एक्चुअली डी एक्सेलरेट करना चाहिए ना, लेकिन एक्सेलरेट कर रही है मशीन तो डेल्टा इंक्रीज़ करता जाएगा और एट लास्ट जो पी है वो यहाँ इस रेंज में पहुँच जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट 0 हो जाएगा. ओके, लेकिन होना क्या चाहिए कि डेल्टा को इंक्रीज़ करना चाहिए तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी इंक्रीज़ होने चाहिए. लेकिन इस पॉइंट पे डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बाद ये क्या होता है, जो अगर हम लोग फर्दर डेल्टा में इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिक्रीज़ होने लगती है. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर डेल्टा 90 डिग्री के ऊपर जा रहा है उसके बाद भी मेरा एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट 0 हो जाए, मतलब कि जो सिस्टम है वो मेरा स्टेबल ना रहे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जनरली जो डेल्टा है उसको 90 डिग्री से कम रखते हैं. ठीक है, द सिस्टम कैन नॉट हैव स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी बियॉन्ड delta is equal to 90 degree. In power system, in order to have good steady state stability margins, delta is maintained around 30 to 40 degree. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग देखो, हम लोग 90 डिग्री तक तो जा ही सकते हैं, 90 डिग्री तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर 90 डिग्री मेरा वर्ज पॉइंट है तो ऐसा हुआ कि अगर वो 90 डिग्री पे भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन हुआ तो हो सकता है कि मशीन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो वापस से डी एक्सेलरेट ना हो जाए, उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाए थोड़े भी एक्सेलरेशन के टाइम पे. मतलब लोड वेरिएशन हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है कि मशीन वापस से डी एक्सेलरेट होकर अपनी पुरानी पोजीशन पे ना आ पाए और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी लूज़ हो जाए. ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेफ साइड के लिए डेल्टा को 30 टू 40 डिग्री ही रखते हैं. ठीक है, हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करते. और अब ये एक और इवेल्युएशन टेक्निक है जिसमें हम लोग बताएंगे कि dp बाई डी डेल्टा कैसे चेंज हुआ. ठीक है, उसमें हम लोग बताएंगे कि स्टेबिलिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है. ओके, तो अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इवैल्यूएशन टेक्निक 2. ठीक है.